नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण को शुरू करने के लिए साथ साथ हमें उसमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है, कौन कौन से स्टेप है जिनको हमें लेना है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, हम उसको एक नजर देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। उसके बाद शब्द निर्माण, समास, संधि, अनेकार्थी, शुद्धि अशुद्धि, देशज और विदेशज शब्द, इन सारी चीजों को हिंदी व्याकरण में हम स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वर्णमाला को। तो हिंदी व्याकरण में जो हिंदी वर्णमाला है उसकी कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला के दो स्वरूप होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है और व्यंजन। पहले क्या होता है? स्वर, फिर दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 यानी 41। टोटल मिलाकर हिंदी वर्णमाला के कितने अक्षर बनते हैं? 52 यानी 52 अक्षर बनते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझते चलेंगे कि सबसे पहले स्वरों के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, यानी हमारे शरीर में जो ध्वनि यंत्र है, हम जानते हैं ना ध्वनि यंत्र क्या होता है। अच्छा, आप लोग समझते हैं नहीं समझते? तो एक यंत्र होता है जहाँ से हमारे शरीर में से जो है ध्वनियां प्रकट होती हैं, है ना। और वो ध्वनि जब बिना शरीर के जो ध्वनि यंत्र है उनसे बिना टकराए जब वो हवा निकल जाती है तो उसे कहते हैं स्वर, है ना। हवा जब बिना किसी स्थान से टकराए निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के हैं? अ, आ, ध्यान सुनिएगा, उच्चारण पर विशेष ध्यान रखेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंग, है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि 11 स्वर है, लेकिन यहाँ आपको देख रहे होंगे यहाँ पर ज्यादा स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं। अ, आ 2, ई 4, ऊ 6, ऋषि 7, ए, आए 8, 9, ओ, आओ 10, 11, अंग है यानी 12, 13। हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 13। लेकिन हमें आपको बता देते हैं कि जो मूल स्वर है वो केवल 11 है। अ, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये जो स्वर है ये मूल स्वर है जिनकी संख्या गिनी जाती है 11 के रूप में। 11 मूल स्वर है। और ऋषि, अंग और अंगह, ये जो है इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह, क्योंकि इनकी शुरुआत जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो इनकी उच्चारण जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है स्वर से, लेकिन जब उच्चारण खत्म होता है तो वो होता है व्यंजन से। जैसे ऋषि, तो यहाँ पर सा व्यंजन पर इसका अंत हो रहा है ना। इसी तरह अंग, अगर हम इसको देखें तो ये कैसे शुरू हो रहा है? अंग, है ना, ग पे खत्म हो रहा है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं अंग, तो ये व्यंजन पे खत्म हो रहा है। इसी तरह अह, है ना, इसका अंत शुरू तो स्वर से हो रहा है, उच्चारण इसका अ से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, लेकिन अंत कहाँ से हो रहा है? व्यंजन से। तो ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रखा इनको स्वर के साथ ही जाता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। आपको बात समझ में आई? उच्चारण क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में, यानी जब हम इनको प्रोनाउंसिएशन
जब इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो उस समय क्या होती है, हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। तो आपको बात समझ में आई। अब हमने देखे हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं, संख्या भी हमने बता दी, जिनमें से कुछ स्वर जो है अयोगवाह भी होते हैं। अब हम स्वरों की विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहला जो आता है जिन्हें हम अ, आ, उ, ए, औ कहते हैं, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च का मतलब होता है पीछे, यानी कि जो हमारा पूरा जो स्वर यंत्र है ना, गले से लेके होठों तक पूरा क्या है, जहाँ से आवाजें निकलती हैं, तो जो स्वर बिना टकराहट के निकलते हैं, तो जो स्वर गले के पीछे वाले हिस्से से निकलते हैं, यानी कि जीभ के पीछे वाले हिस्से से जो स्वर निकलते हैं, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। अर्थात जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर। जिह्वा क्या? जीभ। पश्च क्या? पीछे। बात समझ में आ रही है? जिह्वा के पश्च भाग यानी जीभ के पीछे वाले भाग से उच्चरित होने वाले स्वर कौन क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर है कौन कौन से? अ, आ, इ, आ, उ, अ, आओ। आप उच्चरित करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जीभ के पीछे से आवाज आ रही है, जीभ के पीछे से आवाज आ रही है। आप चाहे तो इसको प्रयास कर भी देख सकते हैं। देखिए पीछे बोलकर ऐसा लगता है जीभ के पीछे से स्वर निकल रहे हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं अग्र स्वर की। अग्र का मतलब होता है आगे का हिस्सा। अग्र का क्या मतलब होता है? आगे, यानी जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित होने वाले स्वर। जिह्वा वही जीभ, अग्र मतलब आगे। यानी अब हम देखेंगे, ये जो पहले वाला था वो जीभ के पीछे के हिस्से से निकल रहा था स्वर, लेकिन अब हम बात करेंगे जीभ के आगे से निकलने वाले स्वरों की बात करेंगे। यानी जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित होने वाले स्वर कौन कौन से हैं? इ, ई, ए, ऐ। अब आपने समझा होगा, ये जो है ना जिह्वा के अग्र भाग से निकल रहे हैं, और ये जो है ये जिह्वा के पीछे वाले भाग से निकलते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ई, आप प्रयास करके भी देख सकते हैं, उच्चरित करके देखिए, ई, ए, ऐ, है ना। अब बात कर लेते हैं संवृत स्वर की। संवृत स्वर, इन स्वरों को क्या कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है। ओष्ठ यानी होंठ। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। अब ये तो बहुत ही इजी है। जैसे जब ऊ बोलते हैं तो हमारे होंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। ऊ, ओ, है ना। बहुत ही सिंपल है ये तो। जिसको कहते हैं संवृत स्वर, यानी होठों का गोला। वृत्त मतलब होता है गोला। वृत्त का क्या मतलब होता है? गोला। वृत्त मतलब गोला, है ना। यानी स मतलब सम लग जाता है तो इसमें मतलब गोले के साथ। आ रही है बात समझ में? वृत्त मतलब गोलाकार, है ना। वृत्त का क्या मतलब होता है? गोलाकार। इसीलिए इसको कहते हैं सर्कल वोकल, और अग्र स्वर को कहते हैं फ्रंट वोकल। अब अगली बारी है अवृत्त स्वर। अ का मतलब बिना, वृत्त का मतलब होता है गोला, है ना। पहले हमने पढ़ा सवृत्त यानी कि गोले के साथ। अब हम पढ़ेंगे अवृत्त स्वर यानी कि बिना गोले के साथ। कहने का मतलब ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार ना होकर फैले रहते हैं, यानी कि इन स्वरों के उच्चारण में जो होठ होते हैं वो गोल नहीं होते बल्कि थोड़े से फैले हुए होते हैं। तो वो स्वर कौन कौन से हैं? अवृत्त स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ए, ऐ। तो बात समझ में आई? संवृत्त स्वर हमने बताया उनमें क्या होता है? होठ कैसे रहते हैं? गोल। अवृत्त स्वर में होठ गोले नहीं होते बल्कि फैले हुए होते हैं। यानी कि आ,
ई ए ऐ ये है अवृत स्वर। उ ओ औ वो होते हैं सवृत स्वर। अब बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर की, है ना। ह्रस्व स्वर ये हमने बचपन से ही पढ़े होते हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो मात्र कितने हैं? 3। संस्कृत में हिंदी के जो मूल स्वरों की बात आती है वो यही 3 स्वर हैं। इन्हीं से सभी स्वरों का निर्माण भी होता है, इन्हीं से सारे स्वरों का निर्माण होता है। तो मूल स्वर भी यही है और ह्रस्व स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। बाकी जितने स्वर बनेंगे वो सब इन तीनों के आपस में ही मिलने से बनते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक अथवा दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा औ, बड़ा औ। अब आप लोग सोचेंगे कि ये छोटी ए और छोटा औ ये भी तो छोटे आते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि जो भी स्वर बन रहा है वो इन तीनों स्वरों से मिलकर बन रहा है। देखिए ये जो बड़ा स्वर है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये बने कैसे? देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। आई बात समझ में? छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। यहीं से संधियां भी आप सीख लेंगे, संधियां भी इसी चीज से निकलती हैं। इसी तरह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। आ रही है बात समझ में? तो ये तो आ गए हमारे पास ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वरूप। ये तो थे सीधे सीधे, है ना, एक जैसे स्वर, यानी सस्वर जिनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं सस्वर, यानी एक जैसे स्वर। अब बात कर लेते हैं गुणात्मक स्वर की। छोटा आ प्लस छोटी ई इज इक्वल टू छोटी ए। क्या बनता है? छोटा आ प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ए। छोटा आ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू ओ। क्या बनता है? बात आई समझ में? अब देखिए छोटा आ प्लस छोटी ए इज इक्वल टू बड़ी ए। आ रही बात समझ में? इसी तरह छोटा आ प्लस छोटा ओ इज इक्वल टू बड़ा आओ। तो सारे इसी में से बने ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो बात मेरी आप लोग समझ गए हैं ना कि दीर्घ स्वर कैसे बने, यानी कि स्वरों के मिलान से। जब स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब वो दीर्घ स्वर एक जैसे भी हो सकते हैं या गुणात्मक संबंध में भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? ए कैसे बना और ओ कैसे बना, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं ऋषि कैसे है। ऋषि क्या है? यहाँ पर जो हम स्वरों में ऋषि को रखते हैं उसकी हम यहाँ बात करेंगे कि ऋषि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं ऋषि क्या है। यह लेखन की दृष्टि से तो स्वर है। जब हम लिखते हैं ना तो इसको हम स्वर में लिखते हैं। यह लेखन की दृष्टि से स्वर है क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसका भी मात्रा चिन्ह है। हम जानते हैं ना कि चिन्ह किस किस के हैं? हमारे जो स्वर है उन सभी के मात्राओं के चिन्ह है। इसी तरह ऋषि का भी मात्रा चिन्ह है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे पास बड़े आ का मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। इसी तरह यहाँ ऋषि के लिए भी मात्रात्मक चिन्ह है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से ये क्या है? व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री के समान होता है। इसका उच्चारण किसके समान होता है? री के समान होता है, क्योंकि मात्रात्मक चिन्ह इसके पास मौजूद है, इसीलिए ये किस में आता है? ये स्वरों में आता है। अब बात कर लेते हैं अनुस्वार की, जिसे हम बिंदु कहते हैं ना, कहते हैं बिंदी लगाओ।
एक होती है बिंदी, एक होती है चंद्र बिंदी, जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। जो खाली बिंदी होती है ऊपर, उसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या होता है? यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है। ये अनुनासिक जो है, इसका क्या मतलब है? अनुनासिक का मतलब होता है ऐसे स्वर जो मुंह और नाक दोनों के बीच से निकलते हैं, यानी कि ऐसी हवा जो नाक और मुंह के बीच से होकर निकलती है, वो क्या कहलाती है? अनुनासिक कहलाती है। तो ये एक अनुनासिक स्वर है और यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है। अनुस्वार किसमें आता है? अनुनासिक व्यंजन का ये रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचमा अक्षर, वर्तनी के पंचमा अक्षर के स्थान पर होता है, जैसे गंगा, हंस। अब ये बात हो रही है वर्तनी का पंचमा अक्षर, जिसको व्यंजन पता है। व्यंजन में जो वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प का जो पांचवा अक्षर होता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन का पंचमा अक्षर। तो पांचवा अक्षर कौन कौन से होते हैं हम सभी जानते हैं। ग, है ना, या, ण, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? पंचमा अक्षर में आते हैं। तो आपने देखा होगा, तो ये जो है ना, ये इनके स्थान पर आते हैं। अब मान लो एक एग्जाम्पल देके सुनाए। आपने कभी देखा होगा तो असली गंगा शब्द कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन अब क्योंकि कठिनाई ये बहुत टिपिकल है, लोग हलंत लगाना भूल जाते हैं या बिंदु लगाना भूल जाते हैं, तो उसको सरल बनाने के लिए, यानी इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कर दिया गया? इन सभी के स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो आप गंगा शब्द देख रहे हैं, वो पंचमा अक्षर अंग का बिंदु है। क्या है? पंचमा अक्षर का बिंदु यहाँ प्रयोग किया गया है। इसी तरह हंस, है ना, अगर हम देखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तो हम इसको इस तरह ना लिखकर क्या लिखते हैं? हंस। आ रही है बात समझ में? तो ये एक पंचमा अक्षर का संक्षिप्त रूप में प्रयोग है ना। पंचमा अक्षर को ज्यादा कठिन लगता है लोगों को, इसलिए उसको सरल बनाने के लिए क्या कर दिया? यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग यहाँ कर दिया गया है। तो यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है, इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है? व्यंजन। क्या है ये? व्यंजन का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचमा अक्षर के स्थान पर होता है। फॉर एग्जाम्पल गंगा और हंस। अब बात कर लेते हैं अनुनासिक की। किसकी? अनुनासिक की। यह अनुनासिक स्वर का रूप है। ये किसका रूप है? ये स्वर का रूप है। अब आप समझ रहे हैं ना, ये स्वर का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक से होता है, जिसके लिए चंद्र बिंदु, जो हम अंग की बात करते हैं, ये वाली, उसका ये स्वर है। तो चांद और हंसना। आ रही है बात समझ में? अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, इसकी आप बात समझ गए। अनुनासिक ये जो ये छोटी अंग से अंगूर वाला अनुनासिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग एक हा के समान, जो हा ध्वनि है ना, वो स्वर के रूप में आती है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, प्रातः। इसका मतलब सिर्फ यही है। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। अब देखिए व्यंजन कितने प्रकार के हमारे पास। हमारे पास जो व्यंजन है, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, त, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, है ना।
अब हम देखेंगे कि इनका जो वर्गीकरण है, यानी इसको बांटा किस कैटेगरी में गया है। देखिए, व्यंजन बोलने के लिए मैंने कहा कि हमारे शरीर में स्वर यंत्र हैं, तो हमारे शरीर में कुछ इस तरीके के स्वर यंत्र बने हैं, है ना। देख लीजिएगा आप ध्यान से। तो जो हमारे शरीर में जो भोजन नली है या नाक की नली है, वहां पर आपने देखा भोजन जाता है, नाक से हवा जाती है, नाक से हम हवा लेते हैं, हवा निकालते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, निकालना। हवा यहीं से जाती है, यहीं से आती है, तो यही हमारा क्या है, स्वर यंत्र है। तो जो ध्वनियां कंठ से टकराकर निकलती हैं, कंठ हम जानते हैं जो हमारे गले का ये वाला हिस्सा है, गले से यहाँ तक का ये हिस्सा क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है, यानी ये वाला हिस्सा। तो ये स्थान है हमारे स्वर स्थान या ध्वनि के स्थान, इन्हें हम कहते हैं ध्वनियों के स्थान। तो यहाँ से हमारी जो ध्वनियां निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो जो टकराकर जो ध्वनियां निकलती है, स्वर क्या है वो टकराते नहीं है, लेकिन व्यंजन क्या है, स्वर ध्वनियां, यानी स्वर जो स्थान है वहां से वो टकराते हैं। तो जो ध्वनियां कंठ से टकराती हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती है, वो का वर्ग में आती है, इसीलिए इन्हें कंठ वर्ग की ध्वनियां कहा जाता है, यानी का कंठ से निकलने वाली। और ये ध्वनियां कंठ से निकलते निकलते तालव्य यानी हमारे तलवे तक आती हैं, तलवे के पीछे हिस्से तक वो आ जाती हैं। तो आप जब ध्वनियां बोलेंगे तो देखिएगा कैसे क से स्टार्ट होकर ध्वनि तलवे तक आ जाती है। बोलिएगा, क, ख, ग और घ, यहाँ से निकलेगी ध्वनि, तलवे के पीछे स्थान तक आकर चुप हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से कोई ध्वनि निकल रही है तो ना क, ख, ग और घ यहाँ तक आ जाएगी, यानी और यहाँ, घ और यहाँ, यानी कि कंठ की ध्वनि कौन कौन सी होती है, तलवे का पिछला हिस्सा, पीछे का हिस्सा तक कंठ की ध्वनि आकर चलती है, यानी क, ख, ग, घ। जीभ जो है तलवे के पीछे हिस्से तक चिपक जाएगी यहाँ तक आने पर। फिर बात आती है चा वर्ग की ध्वनियां, जिन्हें हम तालव्य यानी तलवे वाली ध्वनियां कहते हैं। तो आप जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है कि ध्वनि तलवे से चिपक कर निकल रही है ना। च, छ, झ, झ, है ना। तलवे के पीछे हिस्से से निकलती हुई ध्वनि च, छ, ज, झ, है ना, यानी कि यहाँ से निकलेगी ये ध्वनि, इस वाले हिस्से को टच करेगी। च, छ, ज, झ, यानी बिल्कुल यहाँ पर जब आएगी ध्वनि तो बिल्कुल बीचा बीच हिस्से पर आ जाएगी, जो हमारा तलवा है उसके बिल्कुल बीच में आकर रुक जाएगी। चा वर्ग की ध्वनियां तक जब बोली जाती है जब वो हिस्सा तलवे का टच किया जाता है, यानी च, छ, ज, झ, है ना, झ और फिर या। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या है कि तलवे से आगे का हिस्सा होता है और दांत के पीछे का हिस्सा, जो दांत की जड़ें होती है उसके पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धन्य हिस्सा कहलाता है। यानी कि ये जो दांत है और तलवे के आगे का हिस्सा और दांत के पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है, यानी ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धन्य। आप इसको अपनी जीभ से टच करके देखिएगा, थोड़ा खुरदरा टाइप का होगा। कैसा होगा, खुरदरा टाइप का, यानी कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा। तो वहां से कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, टा वर्ग की ध्वनियां निकलती हैं। देखिए बोलकर ट, ठ, ड, ढ, ढा तक बोलकर आने पर क्या होगा, ये दांत के हिस्से तक आ जाएंगी। ढा के बाद जब यहाँ आ जाएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, दांत तक हिस्सा आ जाएगा। फिर बात आती है दंत ध्वनियां। दंत ध्वनियां दांत के किनारे पर बोली जाती है, दांत के पीछे वाले हिस्से यानी जड़ से बोला जाएगा। त, थ, द, ध, न, है ना, बिल्कुल दांत पर आकर रुक जाएगा। त, थ, द, ध, न। और उसके बाद दांत के बाद ध्वनियां कहाँ से आ जाती हैं, होठ पर आ जाती हैं, जो होठ से ध्वनियां निकलती हैं, यानी प, फ, ब, भ, म। अब देखिए हम यहाँ से चले, है ना,
यहाँ से चलते चलते हमारी दुनिया लास्ट तक यहाँ से अंत हो जाती है। तो आपने इनका वर्गीकरण देखा कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है कि हमारे जो स्वर यंत्र हैं वो क्रम वाइज निकल रहे हैं। यानी यहाँ से निकला, कंठ से निकला, तलवे को टच किया, मूर्धा को टच किया, दांत को टच किया और फिर होठों तक आ गया। तो क ख ग घ य। और ये जो ध्वनिया है अंत में जो पांचवी ध्वनिया है, आपने देखा होगा प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक। ये नाक और कान, नाक और मुख के बीच से निकल रही हैं। नाक और मुख के बीच से निकल रही हैं। यहीं से बनता है। इनको सरल बनाने के लिए इनको बिंदु बना दिया जाता है और अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये होता, इन्हीं को हम कहते हैं पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। आई बात समझ में? इन्हीं को हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। यानी अनुनासिक का मतलब क्या है? नाक और मुख से निकलने वाली ध्वनियां। अब इसके अलावा ये हमारे 5 वर्ग हो गए, 5 कैटेगरी हो गए। अब देखिए अंतस्थ क्या होता है? अंतस्थ होता है जो हमारे फेफड़ों और जो हृदय है उसके बीच से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो नाक, जो स्वर भी है और व्यंजन भी है, जो दोनों कैटेगरी में आती है, उसको हम कहते हैं अंतस्थ ध्वनियां। यानी य र ल व, र य र ल व, ये है अंतस्थ। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जिन ध्वनियों को बोलते समय ऐसा लगता है जैसे गर्मी निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे ऊष्मा निकल रही है, वो ध्वनियां कौन सी हैं? श, स, स, ह। श, श, स, ह। इनको बोलते समय ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी निकल रही है। अब इसके बाद है संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त वर्ड। श, त्र, ज्ञ, श्र। जो श है ये किन किन ध्वनियों से मिलकर बना है? क और श। त्र किन किन ध्वनियों से मिला है? त और र। ज्ञ बना हमारा ज और य। श्र बना हमारा श और र। आप समझ गए? ये आपका व्यंजन का पूरा वर्गीकरण दिया है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगली कुछ ध्वनियां बाकी हैं, उनको हम दिखाते हैं। अब देखिए ये जो या वा है इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। जैसे कि अभी मैंने बताया ये दोनों किस में आते हैं? अंतस्थ में भी आते हैं। यानी कि ये आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उच्छिष्ट का मतलब होता है, उच्छिष्ट का होता है कि जब हमारी जीभ जो है तलवे को तुरंत स्पर्श करके एकदम लुढ़क जाती है ना, जिसको बहुत जल्दी वापस आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं उच्छिष्ट। यानी कि जीभ झटके से एक साथ जल्दी वापस आ जाती है। तो वहाँ ड और डा में ऐसा होता है कि जीभ जो है एक स्पर्श करके जल्दी वापस आती है। ये है ग्रहित ध्वनि, यानी कि जो बाहर से ग्रहण की जाती है। यानी किसी दूसरी भाषा की ध्वनियों को, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी की ध्वनियों को हम ग्रहण करते हैं, तो ऐसी ध्वनियां ज, फ, इसको हम ग्रहित ध्वनि कहते हैं। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, है ना, कि रा को जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है हमारी जीभ लुढ़क रही है ना। कैसी हो रही है? लुढ़क रही है। और ला जो होता है वो पार्श्विक होता है। ला हमारा क्या होता है? पार्श्विक होता है। यानी कि जीभ ऐसी लगती है जैसे आधी मुड़ी और आधी खुली, आधी मुड़ी और आधी खुली ला में, है ना। और रा में क्या होता है? जीभ ऐसी लगती है कि पीछे मुड़कर एकदम लुढ़कती सी हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं अघोष, अघोष और घोष, अघोष और सघोष। घोष क्या होता है? घोष का मतलब होता है घर्षण, घर्षण यानी घिसना। जब हवा हमारे स्वर यंत्र में रगड़ खाकर निकलती है, यानी कि ज्यादा घिसती है ना, घर्षण जब ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं सघोष। यानी कि स्वर यंत्र में अचानक कंपन, कंपन कब होगा? जब कोई चीज रगड़ेगी, है ना। कंपन कब होता है? जब दो चीजें टकराती है ना। तो क्या होता है कि कभी ज्यादा तेज टकराती है, कभी बहुत हल्के से टकराती है। जब कोई चीज ज्यादा तेज टकराती है तो वहाँ ज्यादा कंपन होता है। तो स्वर यंत्र में जब कंपन अधिक होता है तो वहाँ होती है सघोष ध्वनि। और जब स्वर यंत्र में कंपन नहीं के बराबर होता है
वह होती है अघोष। अघोष का मतलब ये घर्षण के बिना। तो वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं, यानी कि ये जो दो कैटेगरी है क ख च छ ट ठ त थ प भ, वो अघोष ध्वनि है, यानी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो है अघोष, तीसरे चौथे और पांचवे क्या हो जाते हैं, सघोष। क्या हो जाते हैं, सघोष। यानी कि इनमें इन ध्वनियों को बोलते समय घर्षण ज्यादा लगता है। देख लीजिए, आप बोलकर उच्चारण करके भी देख सकते हैं। क ख घ घ ड़, है ना। इसी तरह च छ ज झ, ज्यादा तेज घर्षण हो रहा है ना, इसीलिए। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, का पहला और चौथा अल्प प्राण में क्या होगा, अल्प प्राण में पहला और तीसरा, और महाप्राण में होगा दूसरा, चौथा और पांचवा। ये महाप्राण की ध्वनियां होती है, यानी कि इनमें श्वास वायु की मात्रा, यानी क ख में ज्यादा मात्रा लगती है, ग में कम, घ में ज्यादा। तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि अल्प प्राण में कौन सी अल्प प्राण में वर्ग की पहली और तीसरी, और महाप्राण में कौन कौन सी, वर्ग की दूसरी, चौथी और पांचवी ध्वनियों को बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपका पूरी आज वर्णमाला जो है आज यहाँ समाप्त हो गई, और आई होप, मुझे पता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज का मेरा वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो नए लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़े हैं, जो लोग आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। आज के लिए